अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने स्टडी किया था न्यूक्लियस को और न्यूक्लियॉन्स को। पार्ट 2 के अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और उन स्पेसिफिक पाथवेज को जिनके इर्द गिर्द, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जिनमें रिवॉल्व कर रहा होता है। जब हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो हमें सेंटर में एक डेंस सा स्ट्रक्चर नज़र आया था जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया था, और उसके इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज स्पेसिफिक पाथवेज में हमें रिवॉल्व करती हुई नज़र आई थी, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। अब इसके स्ट्रक्चर को, इसके मॉडल को समझने से पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो थॉमसन ने पहले इनका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का। अगर हम इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो वो होता है -1, बिल्कुल बराबर होता है प्रोटॉन के, लेकिन वो प्लस में है और ये नेगेटिव में होता है। और अगर हम इसके रिलेटिव मास की बात करें तो वो होती है 1/1836 AMNU। ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इसका क्या इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी, अगर एक स्टेबल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इवॉल्व हो जाए, तो वो कैटाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। पहले इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो अब ये स्टेबल एटम नहीं रहा बल्कि कैटाइन बन गया है, ऐसा आयन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर एक स्टेबल एटम के अंदर, जैसे क्लोरीन के अंदर नॉर्मली 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो वो स्टेबल एटम नहीं रहेगा बल्कि वो एन आयन बन जाएगा, ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो एक एटम के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास ये सलाहियत होती है कि वो एक स्टेबल एटम को आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो आयन कैटाइन होता है या एनाइन होता है। तो अब उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये न्यूक्लियस के बाहर किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़, तो ये हमें बताती है क्वांटम मैकेनिक्स थ्रू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो हमें ये कहता है कि सबसे पहले शेल्स होते हैं, शेल्स जिन्हें हम कहते हैं KLMN। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल डिटेल जो है हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका सिंपल सा फार्मूला होता है 2n² का। और n की वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है 1, 2, 3 एंड 4 से। ठीक है। k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 एंड n के लिए 4। हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर हमने k की वैल्यू, k के लिए ये निकालना हो तो n उसके लिए है 1, तो 2n² के फार्मूले में वो लगाएंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही हमने पढ़ा है। इसी तरह से अगर हमने l का निकालना है तो l के लिए वैल्यू होगी 2, तो अगर हम 2 का निकालें, 2 2 जा 4, और 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8, तो l के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरह से हम m और n के अंदर निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। और ये n क्या है? ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो ये यानी एक KLMN ये शेल्स हैं, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कौन दूर होगा कौन करीब होगा, ये हमें कौन सी चीज़ बता रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। इसी तरीके से ये शेल्स जो हैं फर्दर डिवाइड हुए होते हैं सब शेल्स के अंदर। ठीक है। ये सब शेल्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं, किए जाते हैं? ये किए जाते हैं S, P, D एंड F। इन सब शेल्स की मुकम्मल डिटेल, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमें बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और इसका जो फार्मूला है वो है 2L +1। ठीक है। और L की वैल्यू जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर हमने S के लिए निकालना है तो S के लिए 0 की वैल्यू क्या, L की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है। यहाँ आ गया 0, 2 0 था 0, और यहाँ क्या रहेगा 1,
तो 2 वन दा 2, और हम शुरू से यही पढ़ते हैं कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली P, D और F के अंदर हम इसी तरह से इसी फार्मूले से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो एजीमुथल हमें क्वांटम नंबर बताता है कि किस किस सबशेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह से ये सबशेल्स फर्दर S का कोई ऑर्बिटल नहीं होता, P के 3 होते हैं, PX, PY, PZ। इसी तरह D के 5 होते हैं और F के 7 होते हैं। इन ऑर्बिटल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देती है, और इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बाकी ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, कितने इनकी जो ओरिएंटेशन है, जो पोजीशन है, इनके अरेंजमेंट हमें बताती है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या हुंड्स रूल। तो ये सिंपल सा एक था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह होती है, किन में होती है, शेल्स में क्या है, सबशेल्स क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, इनकी डिटेल हमें किस तरह से पता चलती है। और ये जो 2 रूल्स हैं ये हमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।